अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मरिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक तरफ हमारा हमसाया मुल्क भारत है जिसके G20 समिट होस्ट करने ने पूरी दुनिया में इस वक्त थरथली मचा दी है। भारत इस वक्त ग्लोबल अटेंशन का मरकज है और जो कोलैबोरेशंस करने जा रहा है आने वाले दिनों में भारत, उस पर आज के प्रोग्राम में नाज़रीन हम बात करेंगे कि सऊदीया के क्राउन प्रिंस जनाब मोहम्मद बिन सलमान के आने की खबरें पाकिस्तानी चैनल्स पे तो बहुत चलाई गई कि मोहम्मद बिन सलमान आने वाले हैं, बस आया ही चाहते हैं। और हमारे तज्जिया निगारों ने भी ज़मीन आसमान के खिलाबे मिला दिए कि मोहम्मद बिन सलमान आके काया पलट देंगे पाकिस्तान की मईशत की, ये मदद करेंगे, ऐसे करेंगे। जबकि हकीकत में पाकिस्तान तो वो अब तक नहीं आए और ये भी पता नहीं कि वो आएंगे भी या नहीं, लेकिन भारत वो ज़रूर चले गए और जो वहाँ जाकर उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और आने वाले दिनों में भारत को ये जो मुआहदे ताज़ा ताज़ा साइन हुए हैं अभी, इनसे जो फ़ायदे होने जा रहे हैं उस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जबकि पाकिस्तान भी अल्लाह के फजल से किसी से कम नहीं। आप देखें कि वाकई सच कहते थे हमारे तज्जिया निगार और मीडिया पे जो 1000 करोड़ रुपए से ज़ायद इश्तिहारात लगाकर, बिल्कुल ठीक बताया गया मुझे और आपको कि बिलावल ने उस पाकिस्तान को ग्लोबली इंगेज करवाया दुनिया के साथ जिसको इमरान खान ने आइसोलेट कर दिया था। इमरान खान को क्या पता हुकूमत करने का, जो जाके कहते थे कि मुझे पाकिस्तान का सफ़ीर समझें, जो यूनान जाते थे, कतर जाते थे, सऊदीया जाते थे, तो जिनका सारा फोकस इस बात पे होता था कि इतने सालों से जो बेचारे पाकिस्तानी नाहक जेल की सलाखों के पीछे हैं उनको आज़ाद करवाया जाए और पाकिस्तान वापस रिपेट्रिएट करवाया जाए। उनको क्या पता कि हुकूमत कैसे करते हैं। हुकूमत तो करके दिखाई है बिलावल ने। ये होती है खारजा ताल्लुकात बनाने की जो एक ड्राइव होती है, जो काबिलियत होती है, जो इमरान खान में नहीं थी, शाह महमूद कुरैशी में नहीं थी। इमरान खान को क्या पता खारजी ताल्लुकात का। जो साइफर लहरा दिया, जो सलीम साफ़ी साहब ने अभी बताया कि साइफर तो येलो कलर का होता है, वो वाइट नहीं होता। तो इमरान खान को क्या पता कि साइफर जो है उस पर फ़ख्र किया करते हैं कि अमेरिका का अंडर सेक्रेटरी फॉर स्टेट डोनाल्ड लू अगर ये कहे कि पाकिस्तान ने अगर इमरान खान की हुकूमत ना हटाई तो बड़े भारी कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा, और अगर पाकिस्तान इमरान खान की हुकूमत हटा दे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब करवा दे, तो फिर पाकिस्तान के सारे गुनाह माफ़ कर देगा वाशिंगटन। इन बातों पे फ़ख्र करते हैं बेवकूफ़ आदमी इमरान खान, इन बातों पे गुस्सा नहीं करते, इन पे कौमी गैरत नहीं जगाते। तो आप देखें हम भी तरक्की कर रहे हैं, हमारे अपने मैकेनिज्म्स हैं, भारत की ज़ाहिर अपनी सोच है, बेवकूफ़ लोग हैं, उनका ख्याल है कि अगर वो रेलवेज़ में, पोर्ट्स के हवाले से, एनर्जी सिक्योरिटी के हवाले से, क्लीन एनर्जी के हवाले से, इम्प्रूव्ड ट्रेड के हवाले से, गुड्स एंड सर्विसेज के तबादले के हवाले से, अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के हवाले से कि बरामदात बढ़ें, दरामदात कम हो, अपने मुल्क को ज़्यादा जो है सेल्फ सफिशेंट और सेल्फ रिलायंट बनाया जाए, ख़ुद इन्हसारी की जाए, तो भारत बेवकूफ़ उस तरफ चल रहा है जबकि हम अक्लमंद हैं। हमें पता है कि मुल्क किस तरह से चलता है। आप देखें कल अल्लाह का शुक्र है उस्मान डार को भी कराची से नामालूम अफराद ने उठा लिया। इसी तरह आपने देखा कि एक एक करके पीटीआई के कितने ही वो ओन अब्बास बप्पी, सदाकत अब्बासी, मतलब जो जो जहाँ जहाँ का भी प्रेसिडेंट था, मेन लोग थे, उनको उठा लिया। ये खालिद खुर्शीद की गाड़ी पे भी कातिलाना हमला हुआ। उसके बाद पाकिस्तानी अवाम ने जो है कल खालिद खुर्शीद के वालिद हाजी खुर्शीद साहब को और ज़्यादा अक्सरियत से वोट दिलवा कर कामयाब कर दिया। इस पे अब पाकिस्तानी अवाम को अभी तक समझ नहीं आ रही कि मुल्क इस तरह से नहीं चलता कि आप अपनी मर्ज़ी से वोट दे दें और आप अपनी मर्ज़ी के लोगों का इंतखाब कर लें। यूँ नहीं होता। मुल्क इस तरह से चलता है कि अरशद शरीफ जो हैं, जो कत्ल हो गए थे पिछले साल केन्या में, उनके कातलों को आप एवं बेवकूफ़ों की तरह कहते हैं कि पकड़ें, उनका सुराग लगाएं। मुल्क ऐसे चलता है कि कल मजिस्ट्रेट साहब जो अब्बास शाह हैं, उन्होंने बहुत अच्छा किया। उन्होंने अरशद शरीफ की अहलिया समिया अरशद और अरशद शरीफ के प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मुल्क इस तरह से चलते हैं कि जो शख्स इंसाफ मांग रहा हो और इंसाफ मांगने के मुतालबे से पीछे ना हट रहा हो, तो उल्टा उसी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दो, इंसाफ 2 मिनट में हो जाएगा। तो हम भी अपने तई तरक्की के रास्ते पर गामजन हैं और भारत अपनी तरफ से, जो गलत डेफिनेशन है भारत की, ऐसे थोड़ी तरक्की होती है, तरक्की तो हम कर रहे हैं। तो अभी तरक्की की एक और भी स्टोरी जो है वो भी सुने। एक नई ताज़ा तरीन खबर सामने आई है। एक्सप्रेस न्यूज़ के सहाफ़ी शहबाज राना साहब ने रिपोर्ट किया है जी कि निगरान हुकूमत जो आए दिन बात करती है कि हम बिजली के बिल्स में भी रिलीफ दिलवाएंगे, हम आवाम के दुखों का मदावा करेंगे,
عوام کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے نگران جو پلاننگ کے وزیر ہیں، وزیر برائے منصوبہ بندی، انہوں نے جناب سمیع سعید صاحب نے کمال کر دیا ہے، ایک کمال کا انہوں نے عوام کے دل چھو لینے والی جو ہے ایک ڈیمانڈ کی ہے. 2 خط لکھے ہیں انہوں نے اپنی منسٹری کی جانب سے، اور اس میں انہوں نے اپنا جو ان کو گھر ملا ہے بطور نگران وزیر، بنگلہ نمبر 25، اس کی جناب شہباز رانا صاحب کی سٹوری کے مطابق اس کی تزئین و آرائش کے لیے جو ہے انہوں نے رقم طلب کر لی ہے. بڑی لمبی چوڑی فرمائشیں کی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ہم نے ترقی جو کرنی ہے اور پیسے تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں، تو کیوں نہ کریں. انہوں نے جناب 30 اگست کو پہلا خط لکھا، اور پھر 1 ستمبر کو دوسرا خط بھی فٹافٹ لکھ دیا کہ کہیں بھول نہ جائیں کہ ڈائننگ ٹیبل مجھے کیسا چاہیے، ڈائننگ ہال کی تزئین و آرائش کیسے ہونی چاہیے، ڈائننگ ٹیبل کا جو گلاس ہے وہ کیسا ہو، ووڈن فلورنگ چاہیے، مجھے اسٹینڈنگ اے سی بھی چاہیے، مجھے سپلٹ اے سی بھی چاہیے، مجھے جو ہے فریج بڑا کنگ سائز کا چاہیے، مجھے جناب ٹیرس پہ کیسی کیسی تزئین و آرائش چاہیے، کیا کیا ڈیکوریشن چاہیے، کس کس طرح سے گھر کو جو ہے، اور اگر کوئی مہمان آ جائے تو پھر اس کا جو کمرہ ہے وہ کس طرح سے سیٹ کرنا ہے. تو یہ لمبی چوڑی فرمائشیں انہوں نے 30 اگست اور 1 ستمبر کو جو ہے خطوط لکھ کے بتایا ہے کہ مجھے یہ کچھ چاہیے. اور ظاہری بات ہے کہ ملک کی منصوبہ بندی کس طرح سے بہتر ہوگی، اور وہ بھی نگران جو الیکشن کروانے کے لیے آئے ہیں. 90 دن کا ان کا آئینی ٹینیور ہے، لیکن 90 دن بھی آپ کو پتہ اگر رہنا ہو تو بندے کو کم از کم سرکاری خزانے سے پھر کچھ تو پیسہ الاٹ ہونا چاہیے نا. اور یہ بھی شہباز رانا صاحب نے بتایا ہے کہ جب انہیں بتایا گیا کہ فنڈز کی شارٹیج ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک خاص جو فنڈ مختص ہے پلاننگ منسٹری میں وہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. کیونکہ ظاہر ہے دیکھیں، آپ کو مجھے بجلی گیس کے بلز میں ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا، ہمیں پیٹرول سستا ملتا ہے نہیں ملتا، غریب کو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے یا نہیں ملتی، اس کا بچہ اسکول جا پاتا ہے نہیں جا پاتا، یہ مسئلہ نہیں ہے بے وقوفو. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے وزراء جو ہیں ان کے گھر کتنے خوبصورت آراستہ ہیں. ابھی عدنان عادل صاحب نے بھی بڑی اچھی ایک چیز رپورٹ کی ہے، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، پتہ تو چلے نا امیر ملک ہے. کہ صرف پچھلے مہینے جولائی کا جو مہینہ تھا جب شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، کیونکہ انہیں عوام کا بڑا درد تھا، بڑا احساس تھا ان کے دل میں عوام کا، انہوں نے کہا کہ کپڑے بیچ کے وہ عوام کو سستا آٹا دلوائیں گے. تو کپڑے تو خیر عوام کے ہی بک گئے، لیکن یہ کہ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان نے جولائی میں، یعنی ابھی 2 مہینے پہلے شہباز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو 3.1 ارب روپے کی 3.1 بلین روپیز کی گاڑیاں منگوائی ہیں، امپورٹ کی ہیں. کیونکہ ظاہر ہے پیسے جو بہت ہیں، ڈالر ہی ہمارے پاس اتنے ہیں کہ ہمیں اپنی اشرافیہ کے لیے جو ہے 3.1 ارب روپے کی گاڑیاں منگوائیں، اور ظاہر ہے ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ مزید امپروو کیا گیا. مین وائل اگر آپ کو یاد ہو اس حکومت کے آنے سے پہلے عمران خان دور میں آپ کو نجم سیٹھی صاحب یہ کہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ عمران خان کو بس یہ ڈر ہے کہ کہیں اسحاق ڈار آ کے معیشت کو ٹھیک ہی نہ کر دے. تو یہ تجزیے بڑے درست تھے. آپ دیکھیں نا، بلاول نے بھی آپ کو کہا ویلکم ٹو پرانا پاکستان، آتے ساتھ کہا نا پی ٹی ایم حکومت نے، تو پرانا پاکستان تو آ گیا. 16 روپے کی جو بجلی فی یونٹ عمران خان کے دور میں تھی، اب وہ ظاہر ہے کرتے کرتے 70-80 روپے کو کراس کر رہی ہے، کرنے والی ہے. پھر پیٹرول آپ دیکھ لیں 149 روپے کا، اتنا مہنگا عمران خان کے دور میں پیٹرول تھا کہ جانیں نکل جاتی تھی ڈلواتے ہوئے. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ پیٹرول جو 150 روپے سے 1 روپے کم تھا، اب وہ پیٹرول بڑے سکون سے بابرکت پیٹرول ہے، بڑا سکون محسوس ہوتا ہے وہ پیٹرول جو ہے گاڑیوں میں ڈلواتے ہوئے، وہ 300 روپے سے اوپر ہے. تو دیکھیں یہ آپ قدر کیا کریں ان لوگوں کی کہ بجلی کے نرخ ہوں، گیس کے نرخ ہوں، آپ کی اشیاء خرد و نوش ہوں. جو کم قیمت پہ تھی اس پہ مہنگائی مکاؤ مارچ ہوتا تھا، اور وہ لو کوالٹی کی تھی. ابھی جو ہے یہ بڑی اچھی کوالٹی کی چیزیں ہیں جو آپ کو پی ڈی ایم کا گفٹ ملا ہے. اور پرویز خٹک صاحب نے جو ہے آرمی چیف، عمران خان تو اگر صرف اتنا کہہ دے رجیم چینج پہ باجوہ صاحب پہ اعتراض کیا تو وہ تو بہت بڑی بے ادبی ہو گئی تھی. لیکن ابھی آرمی چیف نے ریسنٹلی، آپ کو یاد ہوگا جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم منیر صاحب، جنرل صاحب، انہوں نے کہا تھا، کچھ لوگوں کی مثال دی تھی، عمران اسماعیل کا نام لیا، پرویز خٹک کا نام لیا، اور کئی لوگوں کا نام لیا کہ یہ کل تک کیا تھے اور کیا سے کیا ہو گئے ہیں. تو پرویز خٹک صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا ہے کہ میں مرسیڈیز پہ آیا تھا جب میں پالیٹکس میں آیا، تو میرے والد صاحب بہت رئیس تھے، اور جب میں نے پالیٹکس شروع کی تو میں تو مرسیڈیز پہ آیا تھا، اور اب میں مرسیڈیز سے کرولا پہ آ گیا ہوں. یعنی میرے تو حالات پہلے سے کم ہوئے ہیں، اور میں اس دن دنیا سے اٹھا لیا جاؤں جس دن میں حرام کماؤں،
ये परवेज़ खटक साहब ने कहा है। तो ये एक तरह से आप देख लें कि ये किस को गलत साबित कर रहे हैं, आर्मी चीफ़ के बयान को फिर वो गलत साबित कर रहे हैं। अब देखते हैं कि इस पे भी कोई बयान आता है या नहीं आता, कोई रिजेंटमेंट आती है कि नहीं आती हमारी मिलिट्री लीडरशिप की जानिब से। उसके बाद एक और दिल को छू लेने वाला बयान, ये तो आप देखें ना कि इससे ज़्यादा आवाम का क्या एहसास हो। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब, अब देखें आपका और मेरा इससे ज़्यादा वो क्या एहसास करे। वो डाकुओं को उन्होंने पैगाम दिया है, जी हाँ डाकुओं को जो फ़ोन शोन छीनते हैं ना कराची में। उन्होंने कहा है कि देखें मैं मोबाइल छीनने वालों से ये कहना चाहूँगा कि आप मोबाइल छीनने की हद तक तो समझ आता है कि ठीक है आपने मोबाइल चोरी कर लिया, होते रहते हैं, ज़ाहिरी बात है, होने चाहिए भी, क्योंकि उन्होंने कहा समझ तो आती है इस बात की कि मोबाइल छीन लिया, चलो समझ आ गई इस बात की, लेकिन कत्ल ना किया करें। यानी कितने हम उनके न्याजमंद और एहसानमंद होना चाहिए हमें कि हमारा कत्ल करने से रोक रहे हैं वो डाकुओं को। लेकिन वो कह रहे हैं कि बेशक ये छोटी मोटी चोरियां करनी है, ये आप बेशक जारी रखें, इसकी समझ आती है, लेकिन कत्ल ना करें। यानी चोरी तो आपको पता है, हमजा शहबाज ने भी बताया था कि बच्चों स्कूल में जाके बताया था ना, जब उनके वालिद साहब वज़ीर आला होते थे पंजाब के, तो हमजा शहबाज की वो आपको पुरसोज जो गुफ्तगू थी वो आपको याद है, जिन्होंने कहा था कि बच्चों करप्शन होती रहती है, ये होती है, ये निज़ाम का हिस्सा है, निज़ाम को चलने दो, करप्शन होती है। तो जब आप बच्चों को ये सिखाएंगे तो ज़ाहिरी बात है कि बच्चे बड़े होकर इसी तरह की हरकतें करेंगे जो वो इक़्तिदार में आके करते हैं, और बच्चे कभी भी ईमानदार नहीं होंगे जब उनको उनके बड़े ही ये कुछ सिखाएंगे। और जबकि भारत जो G20 समिट करके उसने तबाही मचा दी है पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, हमारे खित्ते में इतने अहम फैसले भारत में बैठकर हो रहे हैं, वहाँ पे हमें फ़िक्र ये है जो मुशर्रफ ज़ैदी ने भी कहा ना, एक तरफ खित्ते में बहुत ही अहम फैसले हमारे हमसाये में हो रहे हैं, और हमें फ़िक्र इस बात की है कि एक बेचारे शहीद सहाफ़ी की अहलिया की गिरफ्तारी का बंदोबस्त किस तरह से किया जाए। ज़ाहिर है कि जिसकी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो उसी हिसाब से चलेगा। फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की सुन लें, ये जो पीपल्स पार्टी के सीनियर सेनेटर हैं, उन्होंने कहा कि जब आप बिला सूद कर्जे जो हैं इतने भारी, चलो बिला सूद ही होने चाहिए, मैं तो खुद सूदी निज़ाम के बहुत खिलाफ हुई, तो अच्छी बात है बिला सूद कर्जे हों जिसको भी मिले, लेकिन 36 करोड़ रुपए के कर्जे सिर्फ 11 जज साहिबान लाहौर हाई कोर्ट के उनको मिलेंगे। और फिर ये कि 90 एकड़ की उन्होंने कहा जी ज़मीन भी एक बड़ी पावरफुल फंक्शनरी को देना, और फिर ये कि जो चेयरमैन सेनेट और फॉर्मर चेयरमैन सेनेट के इतने हेफ्टी पर्क्स, इतनी उनको मराहत, और फिर 17 अरब डॉलर जो है वो साल का आपका गरीब से अमीर के पास ट्रांसफ़र हो जाए, तो फिर इस मुल्क में उन्हीं की अयाशी है कि जो ये पैसा दोनों हाथों से बना रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि हमें इन बेवकूफ़ाना बातों पे लगा के, अभी भी आप मीडिया पे देखें कई ऐसे नमूने आपको टीवी चैनल्स पे तज्ज़िया करते मिलेंगे कि नहीं देखें जी फ़लाँ नहीं आया, फ़लाँ मुल्क भारत में नहीं आया, ये कौन सी बड़ी कामयाबी है। एक तरफ देखें गुर्बत इतनी है भारत में, दूसरी तरफ G20 समिट कर रहा है। तो शर्म करो, G20 समिट कर रहा है और इतनी गुर्बत तो छोड़ें, माइनॉरिटीज़ को जो ज़िबा कर रहा है, जो मुसलमानों के साथ बुरा सलूक होता है वहाँ पे, जो सिखों के साथ बुरा सलूक होता है, जो क्रिश्चियंस वहाँ पे गैर महफूज हैं, इस सब के बावजूद अगर वो कर रहा है G20 समिट, और दुनिया अपने म्यूचुअल मफादात को देखते हुए भारत को जी बिस्मिल्लाह कर रही है, तो ये तो हमारे लिए शर्म का मकाम है कि हम अपनी माइनॉरिटीज़ को भारत की निस्बत तो बहुत बेहतर ट्रीट करते हैं, और ओवरऑल भी पाकिस्तान जहानत के एतबार से भारत से कहीं ज़्यादा आगे है, लेकिन ऐसी लीचेस पाकिस्तान पर मुसल्लत हैं जो बारी बारी पाकिस्तान का आके खून चूसती हैं, और इनमें से कोई एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो अपनी जिस वक्त उनके करियर का इख्तिताम हो तो वो पाकिस्तान में रहना पसंद करे। जजीरे के जजीरे ख़रीदे जा रहे हैं, लंदन में, न्यूयॉर्क में, दुबई में इतने इतने जो एक्सपेंसिव अपार्टमेंट्स ख़रीदे जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं पैसा, और ये कब तक होता रहेगा? कब तक इस बूढ़े दरख्त की लकड़ी तोड़ते रहोगे? कब तक पाकिस्तान का खून चूसते रहोगे? तुम्हें तो अल्लाह का भी खौफ नहीं है। आज मेरा दिल इतनी अजियत में है इस बात पे कि इस मुल्क को जिस तरह से हाथों पांव से लूटा जा रहा है, और इस मुल्क का कोई वाली वारिस नहीं, कोई एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मतलब आपका हमसाया तमाम तर ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करके देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और आज हम कहाँ खड़े हैं।
फूड फॉर थॉट है, सोचिएगा ज़रूर कि हमें इस पे क्या करना चाहिए. कमेंट सेक्शन में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा. पाकिस्तान जिंदाबाद.